Assalamu alaikum, dear students. This is Malik Shahnawaz, a physics tutor of Emerge. होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बढ़िया जा रही होंगी। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के सिलसिले में जो हमने बोर्ड शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सिलसिले में जो आज हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एटॉम्स एंड न्यूक्लाई। अगर हम इस चैप्टर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसमें ओवरऑल आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। सो देयरफॉर आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट यू कैन एक्सपेक्ट। सो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके होंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्यों कह रहे हैं आगे आप देखेंगे। इट्स आल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। So actually this model was based on the observations from alpha scattering experiment that was performed by Geiger, Marsden and Rutherford. तो on the basis of those observations, जो Rutherford है, he came up with a model. So जो इसके basic postulates कुछ थे। नंबर 1 इसका जो postulate था, that was the existence of nucleus in the atom. That means अगर हम पहले postulate की बात करेंगे तो वो ये था कि there is a tiny dense core at the center of atom which consists of all the positive charge of atom and almost the entire mass of atom. That's what we call nucleus. तो अगर हम पहले postulate की बात करेंगे, that is the presence of nucleus in the atom. So that means there is a tiny dense core at the center of atom, that consisting of all the positive charge and almost entire mass, known as nucleus. So पहला postulate इसका था, that is the presence of nucleus. Number 2, जो दूसरा postulate ये था कि जो size of nucleus है, that is very small, that is approximately 10 power minus 5 times the size of atom. From the distance of closest approach, जो यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियस का साइज डिटरमाइन किया, it turned out to be the size of nucleus is around 10 power minus 15 meter. That's around 10 power minus 14 to 10 power minus 15 meter, which is about 10 power minus 5 times the size of atom. What is size of atom? The size of atom is 10 power minus 10 meter, 1 angstrom approximately. So that means first postulate was the presence of nucleus, second postulate was the size of nucleus. And number 3, अगर आप यहाँ पर देखेंगे size of atom और size of nucleus जब हम यहाँ पे relate करते हैं, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एज्यूम करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है इट इज
1 meter, let us assume if possible. So let us suppose size of nucleus is 1 meter. Then the size of atom जो आएगा आपका, it will be around 10 power 5 meter, that is 100 kilometer. तो आप इस तरह से आप इसको एक्सपेक्ट करें. जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस का साइज सपोज अगर न्यूक्लियस का साइज हम 1 मीटर कंसिडर करेंगे, तो एटम का साइज क्या है फिर, इट इज 100 किलोमीटर. सो अब देखो कहां 1 मीटर यहां पर है और 100 किलोमीटर इसका ओवरऑल साइज है. सो अब खुद अंदाजा कर सकते हो कि जो बीच में डिस्टेंस है दैट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, क्योंकि यहां पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है या ऑलमोस्ट एंटायर मास वो कहां पे आता है, न्यूक्लियस के अंदर. तो उसके बाद जो साइज ऑफ एटम है ये कहां तक एक्सटेंड हुआ है, अप टू 100 किलोमीटर्स. तो आप खुद अंदाजा कर सकते हो कि ये जो बाकी स्पेस है, दिस इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. सो देयरफॉर जो तीसरा हम पॉस्टुलेट ले सकते हैं, दैट इज हम ये कह सकते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज empty. Most part of the atom is empty. Most part of atom is empty. Most part of atom is empty. हाँ, अगर हम उसके बाद चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करेंगे, सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उसके लिए इसने पोस्टुलेट दिया है कि जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज प्लस Ze, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. So that means the total charge of electrons, the total negative charge of electrons all the electrons equals the charge of nucleus, equals the charge of nucleus. हाँ, जो लास्ट वाला इसका पोस्टुलेट हम ले सकते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. लास्ट पोस्टुलेट जो हम इसका ले सकते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जो ये इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में है, अब द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स लाइक planets are revolving around the sun. It was believed that planets are following circular orbits around the sun. That's why we also call it planetary model. So that means the electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. Like planets are revolving around the sun. Like planets are revolving around the sun. So these are the postulates of Rutherford model of atom. Now अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे, that is the postulates of Bohr's model. Bohr's model जो है, it is actually a semi-classical मॉडल. देखिए बोहर ने क्या किया था, बोहर यूज्ड सम कंसेप्ट्स फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स एंड सम कंसेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स. तो एंड ही पुट फॉरवर्ड द मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, और ही पुट फॉरवर्ड द मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स. तो पहली बात यह है कि बोहर्स मॉडल जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स.
इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है बोहर्स मॉडल। तो इसके तीन बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, तीन बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं इसमें। नंबर वन, दैट इज द ऑर्बिट्स, दैट इज सर्कुलर ऑर्बिट्स। जो बोहर्स मॉडल का पहला पॉस्टुलेट है दैट इज रिगार्डिंग इट्स ऑर्बिट्स। तो बोहर ने पॉस्टुलेट किया था, ही प्रपोज दैट electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. The electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. Like suppose ये है nucleus. Now electrons are revolving around it in circular orbits. Suppose ये electron है. This electron revolves around the nucleus in circular orbits. तो ये पहला postulate है. And अब आपने पता है सर्कुलर मोशन के लिए हमें किस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहां पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन पे, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट मीन्स जो सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा mv²/r, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2, that is Ze² Ze into E, Ze into E, that is Ze²/r²। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का जो पहला पॉस्टुलेट है दैट इज रिगार्डिंग इट्स ऑर्बिट्स। Electrons are revolving around the nucleus in circular orbits and the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and electrons। हाँ, जो दूसरा पॉस्टुलेट है, दूसरा पॉस्टुलेट दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन रूल और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो जो दूसरा पॉस्टुलेट था, पहला पॉस्टुलेट था इट वाज रिगार्डिंग द क्लासिकल फिजिक्स, लेकिन जो दूसरा पॉस्टुलेट है ये क्लासिकल फिजिक्स से नहीं आता है। तो यहां पे बोहर ने यूज की थी मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स जिसको आप बोलते हो। तो बोहर ने क्या कहा, बोहर पॉस्टुलेटेड दैट नाउ देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन बोहर ने क्या कहा, बोहर postulated that the electron will revolve only in those circular orbits. The electron will revolve only in those circular orbits in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h/2π. That is, जो angular momentum है that is mvr for an electron moving with speed v in a orbit of radius r. The angular momentum is mvr and this angular momentum is an integral multiple of h/2π, where जो n है यहाँ पे n starts from 1 2 3 so on infinity तक। This is what we call principal quantum number or Shell number। principal quantum number आप कहें इसको या Shell number कहें आप। This is the second postulate of Bohr's model। and number 3, जो तीसरा पॉस्टुलेट था दैट वाज द ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स मीन्स देखें जब इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, सो इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ अब यहां पर जो बोहर था, बोहर postulated that when electron revolves around the nucleus in a particular orbit it will not radiate any energy, क्योंकि आपने पता है accelerated charged particles produce electromagnetic radiations। so that means since electron is revolving around the nucleus in circular orbit, so it's accelerated motion, therefore it must produce electromagnetic radiation।
so that therefore it should emit energy. लेकिन जो बोहर था, बोहर postulated that while revolving in a particular orbit, electron is not emitting any energy. It can only emit energy, it can emit energy or absorb energy when it makes transition from one orbit to the other orbit. When there are transitions from one orbit to the other orbit, there may be emission of energy or absorption of energy. अगर ये higher से lower में आ जाता है, then there is emission of energy. अगर ये lower से higher में जाता है, then there is absorption of energy. And this emission and absorption of energy occurs in the form of photons. That is, जो यहाँ पे energy gap आएगा between the two shells, जो energy gap आएगा between the two shells, that is delta E, that is emitted in the form of photons, that is h nu or hc by lambda. तो ये थे तीन postulates बोहर्स मॉडल के. Number 1, circular orbits, the orbits are circular. Number 2, quantization of angular momentum. The electron will revolve only in those circular orbits in which the angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. And number 3, we have stationary orbits. That means while revolving in a particular orbit, electron will not emit or absorb energy. However, it emits or absorbs energy when it makes transition from one orbit to the other orbit. जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट होगा, then there may be emission of energy or absorption of energy, and that emission or absorption occurs in the form of photons. So this is the Bohr's model. Now we have question number 3. Derive an expression for the radius of nth Bohr's orbit. देखें, अब ये तीन क्वेश्चंस यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे. That is radius of Bohr's nth orbit, velocity of electron in nth orbit, and then we have energy expression for electron in nth orbit. तो ये तीन क्वेश्चन जो है, इनकी आप जो स्टार्टिंग है वो सेम वे से करेंगे. देखो कहां से स्टार्ट करनी है आपने. लेट्स कंसिडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट of radius Rn with a velocity Vn. We consider electron revolving nth orbit of radius Rn and having speed or velocity Vn. Now इसके बाद हमने पता है, सपोज ये अगर न्यूक्लियस है, सो सपोज ये nth ऑर्बिट है, इस nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इसकी स्पीड हमने रखी है Vn. सपोज इस ऑर्बिट का रेडियस है, इट इज Rn, ऐसे. नाउ फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, जो पहला पोस्टुलेट था, दैट इज जो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. सो देयरफॉर अगर आप लेंगे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स mv² by r, लेकिन यहां स्पीड हमने Vn रखी और रेडियस हमने Rn रखा है. It is provided by electrostatic force, that is 1/4 pi epsilon naught Ze² divided by Rn². The electrostatic force between nucleus and electron Ze² by Rn² into 1/4 pi epsilon naught. Now दूसरा postulate जो था, that was the angular momentum of electron in this orbit is integral multiple of h by 2 pi. So therefore nth orbit के लिए हम ऐसे लिखेंगे mvnRn, it is equal to nh by 2 pi. Now अब जरा देखो, we have to use these two expressions. हम यही दो expressions use करेंगे to derive the radius of nth orbit, velocity of electron in nth orbit, and the energy of electron in nth orbit. So पहले radius के यहां पे केस में हम क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशंस को, इन दो एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे, और यहां से हमने वेलोसिटी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि इसमें रेडियस और वेलोसिटी जो है दीज आर वेरिएबल्स. तो इसमें हम वेलोसिटी को एलिमिनेट करेंगे, रेडियस में एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वहां से आपको रेडियस मिलेगा. चलो अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे. अगर आप पहली इक्वेशन को देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
1, आप क्लियरली देख सकते हो। सपोज ये आर एन स्क्वायर इधर ले आएंगे, हम आर एन स्क्वायर हम इधर ले आएंगे, इट विल बी इक्वल टू, एम को नीचे ले आए और आर एन को ऊपर वहां लीजिए आप, इट विल बी वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर, वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, शाबाश, ये आर एन इधर जाएगा और एम जो है एम नीचे आएगा, इट इज जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो आर एन मैंने ऊपर लिया था, एम नीचे आएगा, 4 पाई से एप्सिलॉन नॉट एम, और ये आर जो ये इधर जाएगा इनटू आर एन। ये एक स्टेप मैंने क्या लिया, मैंने सिंपली ये आर एन स्क्वायर इधर लिया, मास मैंने नीचे लाया, आर एन ऊपर लिया, सो इट इज वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम नीचे गया और ये आर एन ऊपर गया। नलक आप इस इक्वेशन से देखें, वी एन आर एन किसके बराबर आएगा, इट इज एन एच बाई 2 पाई एम, वी एन आर एन कितना आएगा, एन एच बाई 2 पाई एम। तो ये स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर आएगा, तो इसलिए मैं लिखूंगा वी एन आर एन के बदले मैं लिखूंगा एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, लेकिन ये वी एन आर एन का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, तो यहां पर भी होल स्क्वायर रख सकते हैं, इट इज जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर एन। हो गया। अब जरा देखो यहां पे, ये 2 2 4, ये 4 कैंसिल, इट इज पाई स्क्वायर, एक पाई इसके साथ कैंसिल हो गया, तो अब ये एप्सिलॉन नॉट एम ऊपर जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एम, चलो एम ऊपर लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट ऊपर लिया हमने, चलो यहां एक एम, ये एम भी कैंसिल हो गया, चलो ये एम भी कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए यहां पे, अब यहां पे ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, इट इज एप्सिलॉन नॉट, शाबाश, और अपना है एन स्क्वायर, अपना है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, शाबाश, और क्या है डिवाइड में, एक पाई बचा था, एक एम बचा था, इट इज पाई एम, ठीक है। वहां पे क्या बचेगा, जेड ई स्क्वायर आर एन यहां पे, सो जेड ई स्क्वायर को भी हम नीचे लाएंगे, यहां बचा आर एन। तो आपका जो रेडियस बना, अब रेडियस जरा देखो क्या बना, इट इज आर एन इज इक्वल टू, चलो आई कैन राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, शाबाश, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, अब ऊपर बचा यहाँ पे एन स्क्वायर और नीचे बचा z। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द radius of nth orbit, this is expression for the radius of nth orbit। अब जरा देखो, एप्सिलॉन नॉट यू नो इट इज 8.85 10 power minus 12, h you know Planck's constant value, you know m mass of electron, you know pi, you know e charge of electron, so they are all constants, ये सारे constants है। तो इसके बदले में एक सिंगल constant रिप्लेस करूंगा and I write it by a naught n square by z। ये जो a नॉट यहां पे हम ले रहे हैं, वायर a नॉट इज इक्वल, इट इज एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर, और ये आ रहा है कितना, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बोहर रेडियस, इसको हम नाम देते हैं बोहर रेडियस। देखिए आपने क्या किया, आपने दो पॉस्टुलेट्स आपने बोहर्स मॉडल के यूज किए, पहला पॉस्टुलेट था ये, सेकंड पॉस्टुलेट था यहाँ पे। अब यहाँ पे v और r हैं वेरिएबल, हमने रेडियस चाहे तो इसलिए v को एलिमिनेट करना है, रेडियस को रखना है। तो पहली एक्सप्रेशन से आपने क्या लिखा, आर एन स्क्वायर ऊपर लिया, मास नीचे लाया, वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर इज इक्वल दिस थिंग। तो अब उसके बाद यहाँ पे वी एन आर एन के बदले आपने एन एच बाई 2 पाई एम लिखा, लेकिन ये स्क्वायर था तो इसलिए होल स्क्वायर लिया आपने, इट इज जेड स्क्वायर बाई दिस थिंग। अब यहाँ पे 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया,
पाई स्क्वायर था, एक पाई कैंसिल हो गया, एम स्क्वायर था, एक एम कैंसिल हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, इट्स एप्सिलॉन नॉट एन एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ बचा पाई और एम, और ये जेड ई स्क्वायर भी नीचे लाए हैं आप, पाई एम जेड ई स्क्वायर, यहाँ बचा आर एन, तो आर एन आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं ए नॉट से, दैट इज व्हाट वी कॉल बोर रेडियस। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। नाउ अब हम जाते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है स्पीड के लिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो फिर से पहले दो पोस्टुलेट सेम आप वहां पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एन मूविंग विद स्पीड वी एन। तो फर्स्ट पोस्टुलेट एज सच, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या आएगा आपका शाबाश, एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन, इट इज जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। जो दूसरा पोस्टुलेट है आपका, दैट इज एम वी एन आर एन, इट इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो ये तो बिल्कुल मैंने वही रिपीट किया जो पिछली वाले क्वेश्चन में या पिछली स्लाइड में हमने लिखा था। ये दो पोस्टुलेट्स है बोहर मॉडल के। अब फिर से आपने क्या निकालना है, अब नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी हमने निकालनी है, तो अब आप यहां से रेडियस एलिमिनेट करेंगे, इन दो एक्सप्रेशन से रेडियस आप एलिमिनेट करेंगे, वेलोसिटी में आप रिजल्ट लिखेंगे। देखो ये आसान है, यहाँ पे हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले पोस्टुलेट से। ये आर एन, ये एक आर एन कैंसिल हो गया, अब ये आर एन ऊपर जाएगा, सो आई कैन राइट एम फ्रॉम फर्स्ट वी राइट एम वी एन स्क्वायर आर एन, ये आर एन मैंने ऊपर लिया है, इट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर एन एक कैंसिल हो गया था, एक ऊपर लाए हैं हम, सो ये आ गया यहां पे। नाउ अब ये वी एन स्क्वायर को मैं अलग अलग कर सकता हूं, आई कैन राइट एम वी एन आर एन इंटू वी एन, इट इज वी एन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब देखो यहां पे मुझे वी एन चाहिए। नाउ एम वी एन आर एन, एम वी एन आर एन सेकेंड से है एन एच बाई 2 पाई, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें, सो इट इज एन एच बाई 2 पाई, और है वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर शाबाश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई पाई हुआ कैंसिल, 2 1 2 2 4, जरा देखो अब वी एन क्या बचा यहां पे, वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई शाबाश, ये एन एच नीचे आएगा, यहां बचा 2 2 एप्सिलॉन नॉट एच और एन, एच और एन नीचे लाए, तो और आप लिख सकते हो इसको वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई शाबाश ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाई एन। This is the expression for velocity. This is the expression for velocity of electron in nth orbit. So it is e square by twice epsilon naught h into z by n. तो इसको आप यहाँ पे देखो, e कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट h, these are all constants, ये सारे कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इनके बदले में आप सिंगल कांस्टेंट रख सकते हो, सपोज v नॉट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। सो चलो मैं इसको अल्फा सी भी लिखता हूं, अल्फा सी इंटू जेड बाई एन। वायर जो ये अल्फा सी है, अल्फा सी मैंने किसके बदले लिखा, इसके बदले में मैंने लिखा अल्फा सी, तो आप अल्फा देख सकते हो, वायर अल्फा इज इक्वल टू, जो अल्फा यहां पे आ रहा है अल्फा, अल्फा इट इज ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी, ई स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एच सी, ये आ रहा है 1 by 137, it's 1 by 137, it's simple constant that's called as fine structure constant।
alpha turns out to be 1 by 137. That is fine structure constant. So ये आ गया यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. देखें फिर से, आपने फर्स्ट पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट लिए. अब यहाँ से हमने वेलोसिटी चाहिए तो रेडियस को एलिमिनेट करना है. रेडियस को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? एक r मैंने कैंसिल किया, दूसरा r ऊपर लाए हैं हम. सो इट इज mvn स्क्वायर rn इज इक्वल z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो अब यहाँ vn को मैंने अलग लिखा, vn इंटू vn, इट इज vn स्क्वायर. नाउ mvn rn, इसके बदले हम क्या लेते हैं? इट इज nh बाई 2 पाई, ठीक है, इंटू vn इज इक्वल z स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब पाई पाई कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 4, तो ये vn जो बचेगा इट इज z स्क्वायर बाई, इट इज 2 एप्सिलॉन नॉट nh, 2 एप्सिलॉन नॉट nh. तो और इट इज e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h, ये सारे कांस्टेंट है, इंटू z बाई n. तो यहाँ पे vn आ गया अल्फा c इंटू z बाई n. दिस गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. नाउ इसके बाद अब हमने यहाँ पे जाना है एनर्जी पे. नाउ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. देखो अगर हम यहाँ पे nth ऑर्बिट की बात करेंगे, सपोज ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट में, इट इज रिवॉल्विंग विद स्पीड vn और इस ऑर्बिट का रेडियस है rn. तो फिर से अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो रिजल्ट्स हैं. अब ऑलरेडी आपने वेलोसिटी और रेडियस के लिए एक्सप्रेशंस लिखे हैं. नाउ वी कैन यूज देम डायरेक्टली हियर. देखो अगर हम एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, सो इट हैज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, and it is interacting with the nucleus, therefore it has potential energy. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी है एंड इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. अगर हम पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसके लिए आएगी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट, इट इज हाफ ऑफ mvn स्क्वायर, half of mvn square. It is 1 by 2, 1 by 2. देखो जो आपके पोस्टुलेट्स हैं, पहला mvn square by rn is equal 1 by 4 pi epsilon naught ze square by rn square. This is the first postulate. Necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction. Now अब देखो एक आर एन आप कैंसिल कर रहे हैं, तो एम वी एन स्क्वायर के बदले आप क्या लिख सकते हैं? इट इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एन. ये आ गई एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. नाउ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. यू नो इफ यू हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, पोटेंशियल एनर्जी आती है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze. Q2, it is charge of electron, that is minus E. It is minus Ze square divided by Rn. This is the potential energy. The kinetic energy of electron in nth orbit ये आ रही है, potential energy of electron in nth orbit ये आ रही है. अगर हम यहाँ पे total energy की बात करेंगे तो total energy of electron in nth orbit, total energy of electron in nth orbit कितनी आएगी? It is kinetic energy plus potential energy, kinetic energy plus potential energy. This will be the total energy of electron in nth orbit. Now kinetic energy के लिए expression है, देखो 1 by 4 pi epsilon naught Ze square by Rn, 1 by 4 pi epsilon Ze square by Rn. ये kinetic energy में है, ये potential energy में है, तो इसको मैं common ले सकता हूँ. So it is Ze square by 4 pi epsilon naught Rn. ये मैं common ले रहा हूँ. काइनेटिक एनर्जी में बचा 1 by 2, पोटेंशियल एनर्जी में बचा -1.
so it is -1/2. 1/2 -1 is -1/2. तो एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन आएगी, एनर्जी के लिए इट इज -ZE² डिवाइडेड बाई 1/2, 2 4 आर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN -ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN. तो अब आप RN का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें. नाउ अब आपने पता है यहाँ पे RN का वैल्यू क्या आया था, RN का वैल्यू क्या आया था, जरा यहाँ देखें आप, ये वाला वैल्यू एप्सिलॉन नॉट H² पाई ME² N² बाई Z. अब ये वैल्यू आपने लाना है, ये वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है आपने, ठीक है. सो जरा ले आए इसको, एप्सिलॉन नॉट H², सॉरी ये है, इट इज EN इज इक्वल टू -ZE² डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN. इट इज एप्सिलॉन नॉट, ये देखें, एप्सिलॉन नॉट H², एप्सिलॉन नॉट H² बाई पाई ME² इंटू Z बाई N², Z बाई N². फिर से अगर आप चेक करेंगे इसको, देखो एप्सिलॉन नॉट H² डिवाइड बाई पाई ME² N² बाई Z, ये आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है. जरा देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, शाबाश. सो इट इज हियर, हाँ, one second, हाँ, it is N² by Z, it is N² by Z, yeah, here it is N² by Z. Now look here, Z ऊपर गया, ठीक है, ये ZE² बनेगा, पाई ME², ये भी ऊपर जाएगा, ये एक पाई कैंसिल हो गया. तो जरा मुझे बता दीजिए, अब ये ME² ऊपर गया और E ऊपर है ऑलरेडी, इट इज ZE² है ऊपर, तो इट इज EN इज इक्वल टू -Z² ME4 Z², ये ME² और E², इट इज ME4, और ये Z और ये Z² डिवाइड बाई क्या बचा, 8, शाबाश, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H² इंटू N². तो ये आ गई एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन. So this is the expression for energy of electron in nth orbit. En is equal, shabash, minus me4 divided by 8 epsilon naught square h square into z square by n square. This is the energy of electron in its nth orbit. Now me4 8 epsilon square h square, these are all constants. जब आप इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो En के लिए रिजल्ट जो आएगा, इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. So this is the expression for the energy of electron in its nth orbit. फिर से आप जरा इसको देखें, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv², इट इज हाफ ऑफ mv². आप यहां से ले आएंगे, mv² इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² बाय Rn, 1/4 पाई एप्सिलॉन Ze² बाय Rn. उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इज Ze, Q2 इज -E, सो इट इज -Ze² बाय Rn. नाउ अब यहाँ पे टोटल एनर्जी आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन Rn, Ze² बाई 4 पाई एप्सिलॉन Rn, ये कॉमन आया, तो यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा -1, 1/2 -1, इट इज -1/2. सो इट इज -1/2 इज -Ze² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn,
माइनस जेड स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन. नाउ अब आप यहाँ आर एन का वैल्यू आपने जो पीछे निकाला था, डिराइव किया था, वो आपने डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है. इट इज एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड. तो अब जरा देखो पाई पाई क्या होगा, कैंसिल. एम ई स्क्वायर ऊपर गया, इट इज एम ई 4 जेड स्क्वायर, क्योंकि ये z और ये z, इट इज z स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इनटू n स्क्वायर. सो अब जो है आई कैन टेक द कांस्टेंट सेपरेट, दैट इज माइनस एम ई 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. जब हम इनका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन h एप्सिलॉन नॉट, जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट टर्न्स आउट टू बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. सो दिस गिव्स द expression for energy in nth orbit. So now हमारा जो next question है, that is explain hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum अब हमने यहाँ पे explain करना है. It's actually the emission spectrum. Now like suppose अगर electron higher energy state में था, suppose it was in some higher energy state. अब ये लोअर एनर्जी स्टेट है कोई एन लोअर. अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इट विल इमिट एनर्जी. और जो एनर्जी इमिट करेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. सो अब जो डेल्टा ई आएगा, एनर्जी इमिटेड, इट इज ई हायर minus E lower. The energy emitted is, यहां पे इसकी एनर्जी क्या थी पहले इलेक्ट्रॉन की, सपोज इसमें इसकी एनर्जी थी E हायर, और यहां पे लोअर स्टेट में है इसकी एनर्जी E लोअर. सो दिस इज द एनर्जी इमिटेड. अभी आपने देखा एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आया था, डेल्टा E विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. सिंस it is for hydrogen atom, तो z is 1. For hydrogen atom z is equal to 1. तो it is minus 13.6 electron volt by nh square minus 13.6 electron volt by shabash n lower square. Now अब जो डेल्टा E आएगा यहाँ पे, it is minus, चले हम यहाँ पे लेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लेंगे कॉमन. पहले लिखेंगे 1 बाई एन लोअर स्क्वायर माइनस 1 बाई एन हायर स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस ये बनेगा प्लस, ये रहेगा माइनस. या ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था, इट वाज Me4 और इट वाज Me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर into 1 by n lower square minus 1 by n higher square. So energy, this much of energy will be emitted when electron makes a transition from higher state to lower state. अब ये एनर्जी किस फॉर्म में इमिट हो जाती है? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. दैट मीन्स मैं इसकी एनर्जी लिखूंगा डेल्टा ई, इट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन, दैट इज hc by lambda, hc by lambda. तो ये कितनी आएगी यहाँ पे, Me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 बाई n लोअर स्क्वायर माइनस 1 बाई n हायर स्क्वायर. ठीक है, जरा ये hc नीचे ले आएंगे हम. 1 बाई लैम्बडा, दिस इज व्हाट वी कॉल वेव नंबर. 1 बाई लैम्बडा, 1 by lambda is called wave number, and it is equal to Me4 divided by 8 epsilon naught square h cube c into 1 by n lower square minus 1 by n higher square. तो ये यहाँ पे आएगा वेव नंबर, और यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या वेव लेंथ इमिट होगी. नाउ सिंस n has only integer values, positive integral values, so therefore यहाँ पे आपको जो वेव लेंथ्स इमिट होंगी, you will get particular वेव लेंथ्स. आपको कंटिन्यूअस वेव लेंथ्स यहाँ पे नहीं मिलेंगी. You cannot get all the wavelengths in this case because
NL और NH जो है these are having only integral values. अगर इनके खाली इंटीग्रल वैल्यूज हैं सो देयरफॉर जो यहाँ पे वेवलेंथ इमिट होगी दैट विल बी अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ NL एंड NH. तो अकॉर्डिंगली जब हम इसका स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का देखते हैं, हाइड्रोजन एटम में आपको जो डिफरेंट सीरीज मिलती है दैट डिपेंड्स ऑन दिस NL एंड NH. नलक अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो स्पेक्ट्रम में यहां पे ट्रांजिशंस ऐसे पॉसिबल है. सपोज दिस इज द ग्राउंड स्टेट, N is equal to 1. This is the first excited state, N is equal to 2. This is the second excited state, N is equal to 3. This is the third excited state, N is equal to 4. This is the fourth excited state, N is equal to 5. N is equal to 6. N is equal to 7. So on. N is equal to infinity. Now, अब यहां पे जो ट्रांजिशंस है यानी हायर स्टेट हो सकती है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है टू द ग्राउंड स्टेट, यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है या यहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है. तो हायर एनर्जी स्टेट जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी, ये इस केस में आ सकता है. तो इसमें जो वेवलेंथ्स इमिट होंगी वी कॉल इट एज लाइमन सीरीज. सो लाइमन सीरीज कब ऑब्टेन होती है? व्हेन देयर आर ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स to the ground state, N is equal to 1. So therefore Lyman series obtain होती है. Lyman series, अगर हम Lyman series की बात करेंगे, Lyman series हमें मिलती है when there are transitions from higher energy states to the ground state, N is equal to 1. और NH जो इसमें हो सकता है it can be 2, 3, 4 so on infinity तक. इसी तरह अगर आपको यहां पे ऐसे ट्रांजिशंस मिलते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू N इज इक्वल टू, फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू N इज इक्वल टू, वी गेट बाल्मर सीरीज. सो बाल्मर सीरीज कब मिलेगी आपको? शाबाश. बाल्मर सीरीज when there are transitions from higher energy states to N is equal to 2. तो हायर में 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 so on. सिमिलरली आप यहां पे ये ट्रांजिशंस आपको मिल सकते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू N is equal to 3. This is what we call Paschen series. So Paschen series is obtained when there are transitions from higher energy states to N is equal to 3. इसी तरह अगर N is equal to 4 में यहां पे transitions आते हैं, we obtain what is called bracket series. Bracket series. और इसी तरह when there are transitions from higher to N is equal to 5, it is fund series. So therefore जो आपको डिफरेंट सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती है दैट इज लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज मिलेगी व्हेन देयर आर ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू N इज इक्वल टू 3. हायर स्टेट्स में 4, 5, 6 सो ऑन. ब्रैकेट मिलेगी आपको ब्रैकेट सीरीज when there are transitions from higher energy states to N is equal to 4. हायर हो सकते हैं 5, 6, 7 so on. And similarly आपको fund series मिलेगी when there are transitions from higher energy states to N is equal to 5. So इस तरह से आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है. So now we have next question.
the expression for the size of nucleus. So the radius of the nucleus is, we consider nucleus to be of spherical shape, and its radius is given by r naught a power 1 by 3, where a is its mass number. This is an empirical formula that determines the radius of the nucleus or size of the nucleus. R naught is an empirical constant that is around 1.2 femtometer, or it is 1.2 into 10 power minus 15 meter. This is an empirical constant. And A is the mass number. A is the mass number. Yani number of nucleons inside the nucleus. So the size of a nucleus of mass number A is given by R naught a power 1 by 3, where R naught is empirical constant, that is 1.2 femtometer, and A is its mass number. Now next question है हमारा, define the following terms. कौन कौन सी टर्म है? आइसोबार है, आइसोटोप एंड आइसोटोन. पहले अगर हम आइसोटोप्स लेंगे, isotopes. So isotopes are the nuclei with same atomic number but different mass number. Isotope, पहले मैं isotope की बात करूंगा. Nuclei of same atomic number is Z but different mass number. Nuclei having same atomic number but different mass number are called isotopes. Like for example 1H1, 1H2, 1H3. These are the isotopes of hydrogen. They have same atomic number but different mass numbers. और इसी तरह आप कार्बन के लिए ले सकते हो, कार्बन 612 और कार्बन 613 or carbon 614. So these are the isotopes of carbon. So that is nuclei having same atomic number but different mass number are called isotopes. Number 2, isobars. So the nuclei with same mass number but different atomic number. अब इसका reverse. Nuclei having same mass number but different atomic number are called isobars. So nuclei of same mass number. Nuclei having same mass number, and same number of nucleons but different atomic number. But different atomic number are called isobars. Like for example 1H3, 2He3, 1H3, 2He3. They are having same mass number but different atomic number. They are isobars of each other. Or carbon 614, nitrogen 714. They are having same mass number but different atomic number. So they are called isobars. Now third one, that is isotones. So isotones. Now look, the nuclei having different atomic number and mass number. Nuclei having different atomic number and mass number, but equal number of neutrons. Nuclei having different atomic number and mass number, but equal number of neutrons. Those are called isotones. Like nuclei, shabash, having different atomic number and mass number.
Z is atomic number, A is mass number. Nuclei having different atomic number and mass number but equal number of neutrons. तो अगर आपके पास न्यूक्लियस होता है ऐसे XZA, Z gives the number of protons, A gives the number of nucleons, that is proton plus neutron. तो अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज A minus Z. A minus Z gives the number of neutrons. So that means nuclei having different Z and A but equal number of neutrons means equal number of A minus Z, equal value of A minus Z. जरा जो भी आपके पास यहाँ स्पीशीज लिखी है इनमें से मुझे आइसोटोन्स बता दीजिए कौन कौन से होंगे, अगर आपने इसमें एग्जाम्पल लेनी है. जरा यहां देखें आप, सपोज इस केस में यहां 1H3 2He4 1H3 and 2He4. देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे A minus Z that is 3 minus 1 that is 2. अब इसमें देखें A minus Z that is 4 minus 2 that is 2. They have same number of neutrons but different atomic number, different mass number. ऐसे अब 1H3 2He4 1H3 2He4 या ऐसे ही यहां पे 1H2 2He3. देखो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, लेकिन A minus Z 2 minus 1 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 minus 2 that is 1. तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम नाम देते हैं क्या? आइसोटोन्स. सो आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाई हैविंग सेम atomic number but different mass number. Isobars are nuclei having same mass number but different atomic number. लेकिन isotones are nuclei with different atomic number and mass number but equal number of neutrons. Now another question, that is the properties of nuclear force. देखो nuclear force क्या होता है? The force that bounds the nucleons inside the nucleus. Now you know nucleus के अंदर क्या क्या होता है? Nucleus में आपके पास protons और neutrons होते हैं. Protons and neutrons are there inside the nucleus. Now the force that bounds these nucleons together inside the nucleus, that is what we call nuclear force. अब ये nuclear force की कुछ properties आपने discuss करनी है. Number 1, जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, बट इट बिकम्स रिपल्सिव इफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज रिड्यूस्ड टू 0.8 फेम्टोमीटर और लेस. देखें, सो इट इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव बट बिकम्स रिपल्सिव if separation between the two nucleons is less than 0.8 femtometer. 0.8 फर्मी से कम यानी 10 पावर -8 -15, 0.8 10 पावर -15 मीटर से अगर कम सेपरेशन आप करेंगे दो न्यूक्लियंस के बीच में, जैसे ये दो प्रोटॉन्स है तो ये आपस में करेंगे न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्शन. लेकिन अगर आपने इनको ज्यादा नजदीक रखा एक दूसरे से सो दैट सेपरेशन रिड्यूसेस लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर, तो ये बनता है रिपल्सिव फोर्स. सो इट इज अट्रैक्टिव बट इट बिकम्स रिपल्सिव इफ द सेपरेशन इज लेस देन 0.8 फेम्टोमीटर. नंबर 2, जो ये न्यूक्लियर फोर्स है इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स. That is, it only exists within the nucleus. अगर आपने 10 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस रखी है,
अगर 10 फर्मी से ज्यादा आपने डिस्टेंस बढ़ाई बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दिस almost reduces to 0. So that it is very short range force. It has very short range. That is, it only exists within the nucleus. Nuclear dimensions में ही ये exist होता है. अगर nuclear dimension से आपने ज़्यादा distance रखी between the nucleons, तो वहाँ पे nuclear force फिर नहीं आएगा. That almost reduces to 0. So it's a short range force. Number 3. This is charge independent force. It's charge independent. Charge independent. चार्ज इंडिपेंडेंट मीन्स अगर आप प्रोटॉन प्रोटॉन लेंगे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेंगे या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन लेंगे, देखो यहां प्रोटॉन प्रोटॉन दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो यहां पे प्रोटॉन चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन है चार्जलेस, इट्स न्यूट्रल, यहां दोनों न्यूट्रल है. तो इन तीनों केसेस में आप क्या देखते हो, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इज इक्वल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. लेकिन अगर हम खाली न्यूक्लियर फोर्स लेंगे यहां पे न्यूक्लियर फोर्स, सो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल्स न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल्स फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. So it is only possible if it is charge independent. So this nuclear force is charge independent force. Number 4, जो nuclear force है, it is not a central force. It is not a central force. It is not a central force. Rather it depends on the spin, but depends on spin. ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, अगर दोनों का स्पिन है सेम, यानी +1/2 अगर दोनों का स्पिन है, या अगर दोनों का स्पिन है -1/2, तो उस केस में, और अगर एक का स्पिन है +1/2 दूसरे का है -1/2, यहां सेम स्पिन है दोनों पार्टिकल्स का, यहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होता है. यहां पर फिर से आपको 2 प्रोटॉन्स है, ऊपर भी 2 प्रोटॉन्स थे, यहां भी सेम सेपरेशन, यहां पे भी सेम सेपरेशन. डिफरेंस खाली कहां पे है, यहां पे स्पिन दोनों का है +1/2 +1/2, यहां एक का है +1/2 दूसरे का है -1/2. लेकिन जब हम फोर्स देखते हैं बिटवीन द प्रोटॉन्स, इट इज डिफरेंट. इस केस में स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, इसमें थोड़ा सा वीकर फोर्स आएगा. सो इसलिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स. सो इसके बाद 5th वन, नाउ अब जो यहां पर न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बट विद इन द न्यूक्लियर डायमेंशंस. सो इट इज द स्ट्रॉन्गर फोर्स बट विद इन न्यूक्लियर डायमेंशंस. सो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स among the 4 fundamental forces. It is the strongest force but only within the range, that is within nuclear dimensions. अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस रखी तब ये स्ट्रॉन्गर नहीं रहता है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर मिलेगा या ग्रेविटेशनल वहाँ स्ट्रॉन्गर मिलेगा, क्योंकि इसका रेंज बहुत कम है. So, लेकिन within nuclear dimensions or within its range it is the strongest force. Now इसके बाद यहाँ पे it's an exchange force. It's an exchange force. Exchange force. That means the force between the nucleons, it is being mediated by some exchange particles. The force between the nucleons, it is being mediated by some exchange particles. Like gravitational force में आपके exchange particles होते हैं gravitons. इसी तरह चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, वहां पे आपका आता है मीडिएटिंग पार्टिकल, दैट इज द फोटॉन. तो वैसे यहां पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो मीडिएटिंग पार्टिकल्स हैं, दे आर पाई मीसॉन्स. So they are the exchange particles. So these are few properties of the nuclear force. So number 1, it is attractive but becomes repulsive
if the distance between the nucleons reduces to 0.8 femtometer or less. So, or it is the short range force, it only exists within the nucleus. Now it is charge independent, it is not a central force, but it depends on spin. It is the strongest force but within its range, and it is an exchange force. That means it is being mediated by some particles known as pi mesons. So ये आ गया nuclear force के properties. Now we have another question, that is the mass defect. ये इसमें important है mass defect. देखिए यहाँ पे आपको मैं इस तरह से समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 1h2 न्यूक्लियस बनाया. 1h2 न्यूक्लियस, 1h2 न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है. 1h2 न्यूक्लियस में क्या क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. तो अगर हम यहां पे मास देखेंगे इस न्यूक्लियस का क्या आएगा. देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो मास इस न्यूक्लियस का होगा, इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मुझे पता है ये किसका बना हुआ है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का. सो देयरफॉर जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसका मास, आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स मास इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन. लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जब मैं इसका मास मेजर करता हूं, वो इस मास से हमेशा कम आता है. जो एक्चुअल मास है या ऑब्जर्व्ड मास है, मास ऑब्जर्व्ड जो है, इट इज लेस देन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मास. एक्सपेक्टेड this mass difference is what we call mass defect. So mass defect हम simply define करेंगे, it is the difference between the expected mass and the observed mass, क्योंकि expected mass हमेशा ज्यादा होगा किससे, observed mass से. So the mass difference, the difference between the expected mass and the actual mass or observed mass of nucleus is called mass defect. The difference between the expected mass and the observed mass of nucleus is called mass defect. Suppose अगर हम लेंगे XZA एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है XZA, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं Z, इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं A, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं A माइनस Z. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर Z, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर A, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर A माइनस Z. तो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड मास देखूंगा, इसका एक्सपेक्टेड मास होगा Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन. दिस इज द एक्सपेक्टेड मास. क्योंकि इसमें Z प्रोटॉन्स है एंड मास ऑफ वन प्रोटॉन इज MP, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इज ZMP. इसमें A माइनस Z न्यूट्रॉन्स है and mass of neutron is Mn, so total mass of neutrons is A minus Z Mn. This is the total expected mass of this nucleus. Let us suppose इसका actual mass है या observed mass है M. Now this expected mass minus observed mass, this is what we call mass defect. So mass defect is equal to, it is expected mass minus observed mass. M is the observed mass of nucleus. This is the expected mass of the nucleus. So ये हम यहाँ पे लेते हैं expression for the mass defect. Now define binding energy and explain the variation of binding energy per nucleon with mass number. चलो binding energy अगर हम पहले देखेंगे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियॉन्स का, एक न्यूक्लियस में आपके पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं ऐसे. These nucleons are bound to each other.
So that energy which binds these nucleons together is called binding energy. और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, the energy required to form a nucleus, the minimum energy required to form a nucleus from its constituents is called the binding energy. Like for example, अगर आप 1h2 बनाते हो, 1h2 बनाने के लिए आप एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को, इनको आप इन्फिनिटी से लाएंगे और इनको आप ऐसे बाउंड करेंगे इनसाइड द न्यूक्लियस. तो इसके लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, दैट इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी. So the minimum energy required to form the nucleus from its constituents is called binding energy. So energy required to form a nucleus from its constituents. The minimum energy required to form the nucleus from its constituents is called binding energy. और आपको कितनी एनर्जी यहां जरूरत पड़ेगी टू टेक द constituents away from the nucleus? The minimum energy required to disintegrate the nucleus into its constituents. अगर आप इसको disintegrate करेंगे into its constituents, तो उसके लिए आपको minimum energy कितनी जरूरत पड़ेगी? That is also the binding energy. The minimum energy required to disintegrate the nucleus into its constituents, that is the binding energy. ये binding energy actually होती क्या है? जो अभी हमने देखा था mass defect, जब हम दो न्यूक्लियॉन्स जोड़ रहे थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हमने देखा यहां पे mass disappear हो गया है, क्योंकि expected mass था mp plus mn, लेकिन actual mass इससे कम आया था. तो इसका मतलब कुछ mass यहां पे disappear हो गया. वो जब मास डिसअपियर हो जाता है, वो असल में कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी बाय एनर्जी मास इक्विवेलेंस, E is equal to mc square. By energy mass equivalence, that mass which disappears here, that is converted into energy. और वही एनर्जी जो है that binds these nucleons together and we call it the binding energy. तो ये बाइंडिंग एनर्जी असल में क्या होती है? इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट. Energy equivalent to of mass defect. So it is simply binding energy. अगर हम देखेंगे binding energy, it is delta m c square, where delta m is the mass defect. So binding energy per nucleon. Sorry, अब यहाँ पे हमने निकालना है दूसरा, the variation of binding energy per nucleon with mass number. पहले binding energy per nucleon means average binding energy. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon is actually the total binding energy divided by total number of nucleons. That is mass number. This is what we call binding energy per nucleon. So binding energy per nucleon is the average binding energy of the nucleons, or we can say it is total binding energy divided by mass number. That's what we call binding energy per nucleon. अगर हम यहाँ पे न्यूक्लाई के लिए अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वेरिएशन देखते हैं, सो अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वेरिएशन EB से इट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. यहां से हम लेंगे मास नंबर E. तो हम क्या देखते हैं, इसका जो नेचर है कुछ इस तरह से होता है. देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व इस तरह से आती है न्यूक्लाई के लिए. देयर आर सम पीक्स हियर. ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आ जाता है. सो दिस इज हीलियम 2He4, दिस इज कार्बन 612, से दिस ऑक्सीजन 816. इसी तरह यहां पे ये Fe 2656. It has the peak value at Fe 2656.
यानी जो मास नंबर नीचे है, मास नंबर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इट इज 56। और यहां पे कौन सी स्पीशीज आती है, इट इज आयरन Fe2656। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व जो आता है उसका वेरिएशन इस तरह से होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, लाइटर न्यूक्लियाई देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम प्रिडिक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन greater is the stability. So more the binding energy per nucleon, greater is the stability. Binding energy per nucleon, EB represents binding energy per nucleon, greater the stability. Greater the binding energy per nucleon, greater is the stability. Now अब जो लाइटर न्यूक्लियाई ये देख रहे हो आप, ये लाइटर न्यूक्लियाई, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, स्मॉल, एक्सेप्ट दीज पीक्स। यहाँ पे या यहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है देन देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई। सो विद द रिजल्ट ये रिलेटिवली स्टेबल होंगे, ये रिलेटिवली स्टेबल होंगे। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, यानी A less than 30, A less than 30 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, except there are some peaks which are correspond to helium, carbon, oxygen and some stable nuclei. तो फिर हम क्या देख रहे हैं, A is equal 30 से कहां तक, 30 से 170 तक, A ranging from 30 to 170, its binding energy per nucleon is maximum. यहां से आप देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम आती है। सो इसका मतलब ये न्यूक्लियाई जो है दीज आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है। और फिर से हम देखते हैं जो हैवियर न्यूक्लियाई उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर से क्या हो रही है, डिक्रीज। सो इसका मतलब लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो भी लेस स्टेबल है, जो हैवियर न्यूक्लियाई हैं वो भी लेस स्टेबल है, और जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं रेंजिंग फ्रॉम 30 टू 170 वो मोर स्टेबल है। सो ये हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। सो फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी कैन प्रिडिक्ट द लाइटर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल एक्सेप्ट few peaks observed corresponding to helium, carbon, oxygen, which are relatively stable. It is again decreasing for heavier nuclei. So that means the heavier nuclei are also less stable, but its value is maximum for A ranging from 30 to 170. And its peak value is at, इसका peak value आता है कहाँ पे, Fe2656 के corresponding, which is 8.5 million, 8.8 million electron volt. The binding energy per nucleon of Fe2656 is 8.8 million electron volt. That means Fe2656 is the most stable nuclei. So this is most stable nuclei. Most stable nuclei. So lighter nuclei they are unstable, heavier nuclei they are again unstable. जो intermediate में है these nuclei are stable, और सबसे stable nuclei जो है that is Fe2656 क्योंकि उसकी binding energy per nucleon सबसे ज़्यादा होती है. So these are some inferences from binding energy curve. अब यहाँ से आप clearly देख सकते हो अगर ये lighter nuclei आपस में जुड़ जाएंगे, अगर ये आपस में fuse होंगे तो विद द रिजल्ट ये इस रेंज में आ सकते हैं, यानी ये स्टेबल बन सकते हैं. इसी तरह जो ये हैवियर न्यूक्लियाई हैं अगर ये स्प्लिट होंगे, अलग अलग होंगे, तो ये भी फिर इस रेंज में फॉल कर सकते हैं, यानी ये स्टेबल बन सकते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपन्स इन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. सो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ये लाइटर न्यूक्लियाई जो है दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई विच आर रिलेटिवली स्टेबल. न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, द हैवियर न्यूक्लियाई दे स्प्लिट एंड फॉर्म इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई विच आर रिलेटिवली स्टेबल. सो अब अगर हम उन दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे यहां पे, दैट इज न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ
splitting of heavier nuclei into the relatively lighter nuclei. relatively lighter nuclei यानी ये किस रेंज में आने चाहिए? जो 30 to 170 वाला रेंज है उसमें ये फॉल होने चाहिए, तो ये स्टेबल बन जाएंगे. सो दिस फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लाई इनटू द लाइट relatively lighter but stable nuclei into relatively lighter but stable nuclei is called a nuclear fission. Like for example, nuclear fission के example हम लेंगे यहाँ पे यूरेनियम की 92 to 35. इसको अगर हम बम्बार्ड करेंगे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे तो ये बनता है यूरेनियम 92 to 36. नाउ यूरेनियम 92 to 36 जो है ये यहां पे स्प्लिट हो जाता है क्रिप्टॉन और बैरियम में. 36 से 89 एंड बैरियम से 56 प्लस यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स आते हैं. सो 89 प्लस 3, 89 प्लस 3 इज 92, 92 plus 144, it is 136, 236. So अब यहां पे देखो 36 plus 56 is 92, 89 plus 144 plus 3, so it is 236. तो इस तरह से ये यहां पे फिशन आता है. देखो इसका अगर आप मास नंबर देखेंगे 89, ये किस रेंज में आता है? 30 to 170 रेंज में. इसका देखे ऊपर इट्स अगेन 144, ये भी किस रेंज में आता है? 30 to 170 रेंज में आ जाता है. सो इसलिए ये रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे. सो न्यूक्लियर फिशन में क्या हो जाता है? द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू रिलेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई बट स्टेबल विद द रिलीज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. और इस प्रोसेस में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे रिलीज हो जाती है. दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन जो आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपका बनाते हैं या एटॉम बॉम्ब जो है वहां पे यही न्यूक्लियर फिशन हो जाता है. एटॉम बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती है. तो वहां पे हम ये न्यूक्लियर फिशन ऑब्जर्व करते हैं. नाउ वी हैव न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इट्स एक्चुअली द fusion of lighter nuclei into relatively heavier nuclei which are stable. इसमें भी यहां पे enormous amount of energy release होगी. So the fusion of lighter nuclei into relatively heavier stable nuclei with the release of large amount of energy. Is called nuclear fusion. So nuclear fusion is actually the source of energy in stars. So it is source of energy in stars. So nuclear fusion के लिए we need very high temperatures. Nuclear fusion can occur only at very high temperatures. So that is actually observed in stars. So and therefore it is the energy source in stars. चलो ये हो गया यहाँ पे आपका atoms and nuclei. So this completes your another chapter, that is atoms and nuclei. हाँ, अब आप ये काम करेंगे, आप ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड आई गारंटी यू कि आपके 90 to 95% क्वेश्चन जो है वो इसी से मिलेंगे. थैंक्स अ लॉट.